भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने देश में आपातकाल की घोषणा की है और इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह बयान है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, जब उन्होंने इस बयान से देश भर में आपातकाल लागू किया और एक काले अध्याय को जन्म दिया था। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजेंडा। और एजेंडा में हमारा आज का विषय आप समझ ही गए होंगे, आपातकाल एक काले अध्याय का विषय है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। 25 जून 1975 जब वो काली रात थी, जब 11:15 पर देश भर में आपातकाल लागू किया गया। अगली सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 8 बजे आकाशवाणी पर यह बयान प्रसारित किया कि देश भर में आपातकाल लागू हो गया है, पूरा देश सन्न रह गया। हर तरफ गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां हो रही थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और जो विपक्षी नेता थे उनको जेलों में ठूसने का काम शुरू हो चुका था। और इस तरह जो लोकतंत्र था उस पर एक कुठाराघात किया गया। इतना ही नहीं, हमारी और आपकी जो आजादी थी, या जो कहें हम जो जीवन जीने की आजादी थी, या जो हमारे मौलिक के अधिकार थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो इस तरीके से जो ये चीज थी, और सबसे बड़ी बात जो इमरजेंसी थी, उसके जो तात्कालिक कारण थे, उन कारणों में से एक था 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वो निर्णय, जिस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए किसी भी पद पर या प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मचा दी। उसके बाद में आनन फानन में ये पार्टी कांग्रेस जो थी वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, और 24 जून को इस पर स्टे लिया गया और उस पर यह भी कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं बने रह सकते हैं। और फिर तैयार हुई इमरजेंसी की रूपरेखा, और जिसे आंतरिक अव्यवस्था के नाम पर पूरे देश में लागू किया गया। हमारे साथ 3 खास लोगों का पैनल मौजूद है जो कि उस दौर में जब इमरजेंसी लागू थी, ये मीसा बंदी है, जिनको इस एक्ट के तहत जेलों में भर दिया गया था। इनसे मैं आपका पहले परिचय करा देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं खेमराज गोयल जी। आप मीसा बंदी रहे हैं सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार जो उस दौर में लिख रहे थे और जो एक्टिविटीज कर रहे थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि इनको भी जेल में डाला गया था, आप हैं सुधेंदु पटेल जी, जिन्होंने काफी कुछ जानकारी इनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। सुधेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में। और इसी के साथ जो हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं, उनका नाम है सुरेश शर्मा जी। सुरेश शर्मा जी भी जो है मीसा बंदी रहे हैं और उस दौर में भी उन्होंने भी कई यातनाएं झेली हैं। इनसे हम उनके अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम की रवायत है कि हम जो भी चर्चा लेकर के आते हैं, पहले उसकी रूपरेखा के बारे में जान लेते हैं, उसके बैकग्राउंड में जान लेते हैं। तो जल्दी से आइए पहले देख लेते हैं हमारी ये एक विशेष रिपोर्ट, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया।
चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुईं। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो दोस्तों, अभी आपने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से जो आपातकाल था उसके क्या कुछ परिणाम हुए और किस तरीके से आपातकाल को लागू किया गया, क्या कुछ कारण रहे। सबसे पहले तो मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो इमरजेंसी होती है वो कब कैसे लागू की जाती है। अब तक भारत में 3 बार इमरजेंसी लागू की जा चुकी है। इसके जो कारण होते हैं वो 3 होते हैं। एक युद्ध की स्थिति में इमरजेंसी लागू किया जाता है, या बाह्य आक्रमण की वजह से इमरजेंसी लागू किया जा सकता है, और इसके अलावा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से इमरजेंसी लागू की जाती थी। सबसे पहले जो इमरजेंसी लागू की गई थी 1962 में, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था तो लागू किया गया था। और उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तब लागू किया था। और तीसरा जो 25 जून 1975 को लागू किया गया था, जिसे आंतरिक अशांति का नाम दिया गया था। ये 3 बार इमरजेंसी अब तक देश में लागू हो चुकी है। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं सुधेंद्र जी के पास आता हूं।
क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे, उस दौर को बहुत करीब से देखा है और आपने तो वो यातनाएं झेली हैं, आप जेल भी गए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी क्या वाकई में इतनी जरूरी थी उस वक्त, जो इंदिरा गांधी ने इतना तानाशाही जो फैसला लिया था, क्या कहेंगे आप? वो आंतरिक समस्या जैसी थी, इंदिरा गांधी की निजी थी जी, बाकी परिस्थिति बस तो था ही। उसके पहले रेल हड़ताल हुई थी, वो सबसे बड़ी रेल हड़ताल थी भारत जिसका की। नेतृत्व तो जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे, के काफी कद्दावर नेता रहे हैं वो। तो रेल हड़ताल का भी असर था। जी। बाद में तो आंदोलन तो लगातार होते ही रहे तमाम समस्याओं को लेके, लेकिन ये इमरजेंसी जो लागू हुई इंदिरा गांधी के समय में, वो जैसा इसमें बताया भी गया और सब जानते भी हैं कि राजनाथ जी हमारे नेता जो थे, उनके याचिका पे ये हुआ और फिर ये फैसला लिया गया। कोई चारा नहीं बचा फिर इंदिरा गांधी के पास कि ये करने के लिए, तो उन्होंने इस हथकंडे को इस्तेमाल किया और उसका हम लोग ने भेजा। ठीक है सुरेश जी, आपने जब उस दौर में थे तो जब ये आपको कैसे पता चला कि इमरजेंसी लग चुकी है पूरे देश भर में, और आप जब उस समय गिरफ्तार हुए तो क्या कुछ परिस्थिति रही उस दौर के बारे में जानेंगे आपसे। जब इमरजेंसी लगी उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। ठीक है। अखबार तो पढ़ता था, बीबीसी जब सुनते थे उस समय एक ही साधन था, बीबीसी न्यूज़, उससे खबरें हमें मिलती थी। युवाओं में बड़ा जोश था, विशेषकर तो जो नसबंदी अभियान उन्होंने चलाया वो उसका इतना भय था कि जब भी पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस हमारे गांव में डाणियों में चौराहे पे आ जाती थी तो लोग खेत और जंगल में भाग जाते थे। 1,10,00,000 जबरन नसबंदी उस पीरियड में की गई। जी, और सर इसमें ये भी देखने को मिली, कई सारे चौंकाने वाले रिपोर्ट्स आए कि 70 साल के बुजुर्गों की भी नसबंदी की गई, 14 साल या 10-12 साल के बच्चों की भी नसबंदी की गई थी, जिसके परिणाम देखने को मिले। कंवारों की नसबंदी की गई, शादी हुई है मात्र 5 दिन हुए उसकी भी नसबंदी हमारे यहाँ हुई, और एक 70 साल के वृद्ध की नसबंदी भी हुई, क्योंकि अधिकारियों को टारगेट दे दिया गया था। वो टारगेट के चक्कर में पुलिस से मिलके वो चौराहे पे या डाणियों को घेर लेते थे जी, और जो मिल जाता था बाल बच्चा जो भी ये बुढ़ा पकड़ के गाड़ी में डाल के ले जाते थे, जबरन नसबंदी किया जाता। ये बड़ा अत्याचार हुआ और फिर युवाओं में काफी उसके प्रति विद्रोह था, राष्ट्र भावना थी। मुझे राष्ट्र भावना मेरे पिताजी के संस्कार से मिले, वो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनसे मेरे राष्ट्र भावना तो मेरे परिवार से मुझे थी और मैं जागरूक था। और मैंने 13 युवाओं को साथ लिया। मैंने कहा यार इस बात का आरएसएस जो स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उनका आह्वान था। हम पहले से कसमसा रहे थे कि विरोध कैसे करें, लेकिन हमारे पास कोई योजना नहीं थी जी। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आह्वान हुआ कि जेल भरो आंदोलन सत्याग्रह के लिए, तो हम 14 आदमी तैयार हुए। कुछ आदमियों के कारण के विशेष, किसी के पिताजी का एक्सपायर हो जाना, किसी बहन की शादी मर जाना, 5 आदमी शेष रहे जी। उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग कहते थे उस समय भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हमने कहा हम जाके चौक में भारत माता की जय बोलेंगे और जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल। तो और उसका नतीजा ये रहा कि आपको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। जी, गिरफ्तारी नहीं, मेरे पिताजी जी खुद फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने हमें विदा किया, तिलक लगा के माला पहना के। उन्होंने 2 शब्द कहे थे कि आप जा तो रहे हो पर वापस आने का कोई निश्चित नहीं है जी आपके साथ। बिल्कुल। तो ये कितना विभत्स घटना रही होगी, कितना विभत्स दौर रहा होगा, जब एक पिता अपने पुत्र से कह रहा होगा कि जा तो रहे हो लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। गोयल जी, हम आपके पास आ रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से जो इमरजेंसी थी आपने उस दौर को देखा, हम आज आपसे वो सवाल जानना चाहेंगे, इमरजेंसी को आप कैसे देखते हैं? 14 वर्ष की आयु में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया था जी। और जब इमरजेंसी लगी उस समय मैंने एमकॉम प्रीवियस का एग्जाम देने का तैयारी कर रहा था। तो संघ कार्यालय में, चूंकि मैं जयपुर नगर का कार्य देख रहा था, तो हमारी बैठक हुआ करती थी। तत्कालीन प्रांतीय प्रचारक जो प्रांत के प्रमुख थे ब्रह्मदेव जी, उन्होंने हमारी बैठक लिया करते थे। उन्होंने 25 तारीख की शाम को ही एक बैठक ली। ब्रह्मदेव जी यानी कि एक जादुई करिश्मा वाला जो चरित्र होता है वो था जी। उनके पास में प्रशासनिक अधिकारियों से और राजनेताओं से
बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए उनको जानकारियां बहुत अच्छे से मिल जाया करती थी जी। तो उनको ये जानकारी थी कि इमरजेंसी या इस प्रकार का कुछ हो सकता है। जी। तो 25 तारीख की शाम को जब वो बैठक, हमारी छोटी सी बैठक हुआ करती, टोली बैठक, उस टोली बैठक में उन्होंने बताया कि भाई सावधान रहना, अब कुछ भी हो सकता है। जी। तो हम लोगों को इस तरह का संदेश दिया, हम घर पर आ गए। शाम रात को सवेरे 10 साढ़े 10 बजे करीब मेरे घर के बाहर एक व्यक्ति आया और उसने कहा खेम बाबू, खेम बाबू। तो मैंने नीचे झांक कर देखा, ऊपर छत पे रहता था मैं, फर्स्ट मंजिल पे देखा तो एक आदमी खड़ा हुआ था लाल जूते पहने हुए। जी। तो मेरे साथ में उस समय माननीय धन प्रकाश जी, जो उस समय भारतीय मजदूर संघ का प्रांत का संगठन मंत्री थे जी। वो भी थे, रहते थे। उनको मैंने बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे आदमी आया, बता रहा, पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा भाई कल शाम को ही देव जी ने बताया है, जरूर कुछ घोटाला है, उससे कह दो खेमराज जी तो नहीं है, घंटे 1.5 घंटे बाद आना। ऐसा कहा तो वो आदमी चला गया। कुल मिलाकर के इमरजेंसी लग गई है ऐसी सूचना हमको मिल चुकी थी और ये भी पता लग गया था कि बड़े बड़े नेताओं को रात को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। एक नाथू सिंह जी थे गुर्जर जी। वो भाई वो 24-25 साल के थे, महाराजा कॉलेज के प्रेसिडेंट भी थे जी। उनको भी अरेस्ट कर लिया। हमको ये सवेरे सूचना मिल गई तो हम सावधान हो गए। तो धन प्रकाश जी ने मुझे कहा भैया तुम मकान शिफ्ट करो, तुम्हारा पता लग गया है और कभी भी अरेस्टिंग हो सकती है। तो हमने फिर मकान लक्ष्मीनारायणपुरी में एक कमरा लेके मकान ले लिया और फिर वहां से हम डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा भयावह वातावरण था हर कि तरफ कोई यही चीज़ें चल रही थी, कोई किसी को भी कोई गिरफ्तार किसी को किया कोई जा रहा बात था। ही नहीं करता था और बिना कारण बताए लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है, मतलब एक जो राइट होता है कि जो प्राइमा फेसी जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के माध्यम से, वो भी नहीं दी जा रही थी, बिल्कुल नहीं दी डायरेक्ट जा गिरफ्तार कर रही रहे थे। जी। थी। और इतना जबरदस्त प्रकोप था ठीक है। कि हमने 2-4 दिन बाद, पहले 2-3 दिन तो हमको खुद को समझ में नहीं आया, लेकिन 2-3 दिन बाद जब हम घर के बाहर निकले और धीरे धीरे बातचीत होने लगी तो 10-1 दिन बाद करीब हमने वो पंपलेट बांटने चालू किए। ठीक है। तो पंपलेट लेकर मैं जैसे उसमें गया, अपने ये त्रिपोलिया बाजार में जो पुस्तकालय है वहां मैं गया और वहां मैंने 1-2 किताबों में वो पंपलेट रख दिए। ठीक है। और फिर खड़ा होकर देखने लगा। एक आदमी आया, उसने पंपलेट खोला, पंपलेट देखते किताब बंद करके आगे चला गया। यानी डर का इतना वातावरण था कि पंपलेट देखना लोग पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल, मतलब इस तरह उनको के भय देखते का ही डर माहौल लगता बना था। दिया गया था कि जो पैम्फलेट थी जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी वो पढ़ना मुनासिब नहीं समझ रहे थे लोग, इतना ज्यादा भय था। उसको देख करके बिल्कुल। किताब बंद कर दी बिल्कुल उसने खेमराज और जी। चले गए। बिल्कुल। और जाने के बाद में फिर हमने ये सोचा कि लोगों में तो बहुत भय है, इसलिए फिर धीरे धीरे हमने पंपलेट शटरों में, दुकानों में, स्कूलों में, मतलब विद्यालयों में लोगों डालना को जागरूक करने का काम आपने चालू किया। ठीक है। तो खेमराज जी, जिस तरीके से हम आपसे बातचीत कर ही रहे थे, सुधेंदु जी, जब ये आपातकाल लगाया गया तो इसके पीछे की क्या कुछ वजहें रही, क्या कुछ कारण रहे जो आप मानते हैं कि जिनकी वजह से ये इमरजेंसी लगाई गई? आप 2 कारण तो बता ही दिया आपको, मतलब जो पहले से ही ठीक है कि वातावरण ऐसा हो गया था, आंदोलन की स्थिति थी, रेल की हड़ताल हो चुकी थी, ऐतिहासिक रेल हड़ताल हुई थी, उसके बाद वो सारा कुछ चल ही रहा था। तो और ये फैसला आ गया, फैसला एक बड़ा कारण था। उस बीच फिर जब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया तो गुजरात का आंदोलन, तमाम सारी चीजें तो चल ही रही थी, वही बड़े कारण थे। ठीक है। सुरेश जी, जो मैं देखता हूं, जब मैंने थोड़ा सा इतिहास में जाकर के इसको पढ़ने की कोशिश की तो एक बात निकल करके आई, जब 1973 में गुजरात में जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, फीस वृद्धि को लेकर के काफी बड़ा आंदोलन हो रहा था, वो उस आंदोलन में ट्रेड यूनियन के नेता भी उसमें शामिल हो गए, कई सारे कर्मचारी भी आए। वो इतना बड़ा विकराल वो साबित हुआ कि वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चीमन भाई पटेल, उनको इस्तीफा देना पड़ा और इमरजेंसी, मतलब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उसी तरीके से पटना में जब आते हैं तो पटना में भी मेस के खाने को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे। वहां पर जयप्रकाश नारायण आते हैं और उनको सारे छात्रों का समर्थन मिलता है और बड़े व्यापक स्तर पर जो है एक आंदोलन होता है। वो आंदोलन इतना बड़ा होता है कि दिल्ली तक पहुंच जाता है। क्या लगता है आपको कि ये जो वजहें थी, कुछ कारण आप किस नजरिए से देखते हैं? आपसे ही जानेंगे सर। मैं शायद देश के आज़ादी के इतिहास में या अंग्रेजों के शासन के समय जी 1,20,000 आदमियों को एक साथ गिरफ्तार करना, जी ये इतिहास का एक उदाहरण है। जी पूरे देश को
काल कोठरी बना के रख दिया था, न अपील थी, न दलील था, न वकील था। जी हम वकील, हमारे लिए वकील तैयार नहीं हुए कोर्ट में खड़े होने के लिए। मुश्किल से कन्हैयालाल जी महिला जो MP रहे, उनको उसी बात की टिकट मिली थी जनता पार्टी, उसी का इनाम मिला था। ठीक है। वो दबंग थे और उन्होंने हमारा केस लड़ा। सजा तो होनी थी, वो तो निश्चित थी आगे से। उस घटना के बारे में 25 जून से अगर कहो तो मैं लाइन में बता दूं, काव्य में। नहीं, आप बोलिए जी। काव्य में बोलूं? हाँ, कविता बोल सकते हैं सर, बिल्कुल आप बोलें। 25 जून 75 की वो भयंकर काली रात, 25 जून 75 की वो भयंकर काली रात, जनतंत्र का कत्ल हुआ याद मुझे वो काली रात। क्या बात। 25 जून 75 की वो भयानक काली रात, जनतंत्र का कत्ल हुआ याद मुझे वो काली रात। बेशर्मी की टूटी हदें, बेशर्मी की टूटी हदें, संविधान था शर्मसार, इंदिरा इंडिया बन बैठी, इंदिरा इंडिया बन बैठी। लगा देश में आपातकाल और नायक विरुद्ध हुए जेल में, नायक विरुद्ध हुए जेल में। बांधे हाथ न्याय लाचार और गुंडों ने पहना खद्दर, गुंडों ने पहना खद्दर, मचा रहे घर घर उत्पात। 25 जून 75 की वो भयानक काली रात। काली रात, बिल्कुल। यानी कि उस काले अध्याय को आपने इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे दर्शकों के सामने पेश की, वो काफी कुछ रही। आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल बिल्कुल, तो जी आप कहें। कर रहे अफसर मनमानी जी, कर रहे अफसर मनमानी, भांति भांति के अत्याचार, वेद अवैध या परिवार नियोजन, मचा रहा था हाहाकार। जी, कर रहे अफसर मनमानी, भांति भांति के अत्याचार, वेद अवैध परिवार नियोजन, मचा रहा था हाहाकार। बाल वृद्ध युवा सभी का लग जाता उनके हाथ। डरी डरी थी सभी दिशाएं, डरी डरी थी सभी दिशाएं। सहमा सहमा मधुर गान और मौन हुए दिग्गज सारे, मौन हुए दिग्गज सारे। भूल गए सब ज्ञानी ज्ञान और कलम काली जीभ से गा रही थी विरध गान। 25 जून 75 की वो भयंकर काली रात। बिल्कुल सर, बस मैं अभी आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी अपने साहित्य के जरिए जो बात कहनी चाहिए, उस दौर में अगर हम चलते हैं तो कई सारे कलाकारों पर कलम पर तो पहरा लगाया ही गया था। कई सारे कलाकार, अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं, अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी एक अभिनेत्री थी, उनको भी जेल में डाला गया और उनको इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उस समय के जो कई सारे नेता थे, कई सारे लोग थे, वो कहते थे, वो इनकी इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज वहां उन जेलों से आ रही थी, लेकिन वो लोग उनकी मदद नहीं कर सकते थे। और इस तरीके से जैसे भी आपने बताया, आपने एक बात और कही है कि नारा अभी आपने अपनी पंक्तियों में कह दी और मैंने वो कहीं उसको देखा, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। ये नारा बहुत प्रचलित था उस दौर में और लोग इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहते थे। लेकिन गूंगी गुड़िया इस कदर, इस तरीके से तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए ये डिसीजन ले लेगी, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस पे आपसे जानेंगे सर। मैं, हाँ, इस बयान को लेकर के। गूंगी गुड़िया कहना तो गलती था, ठीक है। वो बड़ी प्रखर थी और उसके दिमाग में एक दल, राष्ट्र में एक दल का शासन रहे, नेहरू परिवार शासन करता रहे, इस योजना के तहत इमरजेंसी लगाई थी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। जी, ठीक है। तो सर खेमराज जी, जिस तरीके से खाली सत्ता को बचाए रखने के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लेना कि पूरे देश को बंदी बना देना, 1 लाख से या लाखों की संख्या में लोगों को जेल में ठूस दिया गया। जितना भी विपक्ष था उनके, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जो कि ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े नेता हुए, उनको भी जेल में भरा गया। हर स्टेट में जो है लोगों की जेल में भरा जा रहा था। आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया था वो विपक्ष या यूं कहें कि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उस पर कैसा कुठाराघात किया गया था सर? ऐसा है, इंदिरा गांधी जी पारिवारिक रूप से नेहरू गांधी की बेटी थी जी। और ये पूरा परिवार जो है, ये पूरा परिवार ये समझता था कि भारत हमारा देश है जी। भारत पे हमारा व्यक्तिगत अधिकार है और हम जो चाहेंगे वही होगा। और यही इसी दुर्भावना कारण से, पारिवारिक दुर्भावना कहिए या स्वार्थीपना कहिए, उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में रखना है, ऐसा सोच करके, ऐसा ही उनका विचार था। उनका पूरा परिवार, मोतीलाल नेहरू से लेकर के नेहरू से लेकर के इंदिरा से संजय, ये तीनों चारों ने मिलकर के इस देश को
बंधक बना लिया और सोचा कि हम इस देश के ऊपर से अपना प्रशासन नहीं छोड़ेंगे। इसी भावनाओं के अंतर्गत जब ये फैसला इलाहाबाद कोर्ट ने दिया तो उनको लगा अब तो गद्दी गई और गद्दी जाने के हमारा परिवार का राज भी चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने इन सब घटनाओं को सोचते हुए, देश की चिंता तो उनके दिमाग में थी ही नहीं जी, देश क्या है, लोग क्या हैं, जनतंत्र क्या है, वो कुछ ही बारे में कोई तो उनको चिंता नहीं थी जी। उनको तो केवल यही था कि राजशाही हमारे पास रहनी चाहिए और हमारा परिवार ही देश पे राज कर सकता है। इसी चक्कर में उन्होंने इस, अन्यथा वो इस्तीफा देके इलेक्शन घोषित कर सकती थी जी। और इलेक्शन करवा के फिर से इलेक्शन के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन उनको कुछ भी समय, थोड़े समय के लिए भी राज्य सत्ता से मोह ऐसा था कि छोड़ना नहीं चाहती थी और इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। और इमरजेंसी लगा के, इमरजेंसी लगाने से पहले ही उन्होंने सोच लिया कि जितने भी विरोधी नेता हैं, जितने भी मेरे पक्ष में नहीं है, चाहे वो पार्टी में भी हैं जी, उनके पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टी से भी कई सारे विरोध चंद्रशेखर थे, चाहे मोहनलाल धारिया था, मोहनलाल धारिया थे, सब उनके अगेंस्ट जो थे उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस के चंद्रशेखर जी ने कहा जाता था, उनको भी अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके अंदर डाला और फिर उन्होंने जो है तानाशाही चालू की। उनको ऐसा लगा कि हिटलर की तरह, जैसे हिटलर ने तानाशाही करके पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया था, उस तरीके से वो उसको कब्जा करना चाहती थी और उसने वैसा किया भी। जैसे उसने, आपने बिल्कुल, जिसे अभी उन्होंने जो किया सो किया ही। एक जिक्र आता है जिसे अभी आपने अपनी बातचीत में संजय गांधी का नाम लिया। संजय गांधी का जो एक फैक्टर था वो काफी बहुत बड़ा हुआ करता था। मुझे एक जिक्र याद आता है जो मैं भी यहाँ पे बात करता हूँ कि जब संजय गांधी के सामने जब वो बात चली कि इमरजेंसी की बात आई, तो उस समय के जो सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे वो इंद्र कुमार गुजराल थे। इंद्र कुमार गुजराल इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि इमरजेंसी लगानी चाहिए। उनके खिलाफत को देखते हुए जब इनको संजय गांधी को पता चला तो लगा, तो उन्होंने अगले दिन उनको अपने कैबिनेट से हटा दिया, उनसे सूचना प्रसारण मंत्रालय अगले ही दिन छीन लिया। इस तरह की तानाशाही थी। तो सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि संजय गांधी की इस पूरे पर्सपेक्टिव में क्या भूमिका थी? उसने इस तरीके से कार्य किया, जैसे किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए, हेमा मालिनी को कहा मेरे दोस्तों की पार्टी है उसमें तुम आओ, वो नहीं आई तो उसके कार्यक्रम को बैन कर दिया जी। किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए। इसी प्रकार से कई लेखकों को बंद कर दिया, कई पत्रकारों को बंद कर दिया और जैसा भी उसके दिमाग में आता, जैसे उसके दिमाग में आया कि जनसंख्या नियंत्रण करना, फालतू की बात। हाँ, नसबंदी का ये जो आइडिया था वो संजय गांधी का था जी। उसने, उसके दिमाग में आया कि मुझे जनसंख्या नियंत्रण करना है। उसने लेकर के जो है भूतनाथ की तरह, मतलब बेवकूफों की तरह, जो हाथ में आया उसको, बिल्कुल, मतलब 80 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे तक का ऑपरेशन कर दिया। हाँ, और अब ऑपरेशन करके, नसबंदियां करके पूरे देश को पंगु कर दिया। बिल्कुल। और उसके साथ साथ, हाँ, सुरेश जी भी कुछ कहना चाह रहे, अपनी बात जोड़ना चाह रहा है आपकी बात में। मुझे लगता है उनके पास जी हमें आना चाहिए। जी सुरेश जी, आज जो अवैध बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां जो टूट रही है जी, उस पर विपक्षी दल इतना चिल्लाता है। उस समय अकेले संजय गांधी ने अकेले दिल्ली में 1.5 लाख झोपड़ियां तोड़ी थी। ये इस घटना का ये जिक्र विपक्ष आता उस है। समय शासन में था। ये विपक्ष का काम, दिल्ली के आसपास जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां इस तरह की थी उन सबको तोड़ने का काम जामा किया था। मस्जिद एरिया को, जो सबसे कठिन एरिया था मतलब तोड़ने में, उस समय सबको डर लग रहा था, सब मौन थे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने इतने बड़ा तोड़फोड़ की थी उस समय। और यह संविधान लेके फिर रहे हैं, संविधान की कॉपी दिखाते फिर रहे हैं कि संविधान ये हो गया, संविधान वो हो गया। राहुल गांधी का जिक्र आता है, आप राहुल गांधी पर सीधे निशाना कर रहे हैं। मैं सीधा नाम लेकर के कह देता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पूरे जो घटनाक्रम था उस पर माफी भी मांगी। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो उनकी दादी इंदिरा गांधी ने किया था वो सही एक्ट नहीं था, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है। क्या लगता है सर आपको, ये माफी मांग लेने से जितना बड़ा बदनुमा दाग हमारे लोकतंत्र पर लगा है, क्या वो धुल जाएगा? नहीं धुलेगा, बिल्कुल नहीं धुल सकता। ये किसी भी, देखिए ये जो दाग है ना इमरजेंसी का, ये धुलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता जी। ये तो बिल्कुल ऐसा है अमिट, ये कभी जिंदगी में मिट नहीं सकता। क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में आपातकाल लगा करके लोगों को पंगु बना देना
लोगों को पता नहीं कि हमें कल क्या करना है, कहाँ जाना है, किसकी शादी होनी है, किसी का कुछ होना है, जैसा मर्जी है वैसा ही निर्णय ले रहे थे संजय गांधी और इंदिरा गांधी। उस समय राजीव गांधी तो पायलट थे, बिल्कुल, इसलिए उनका तो कोई हाँ, लेना राजीव देना गांधी नहीं का था, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, नहीं था। वो राजनीति में आना ही भी नहीं चाहते जी। थे, जबरदस्ती लाया गया उनको। जब उनकी माँ की डेथ हुई तो जबरदस्ती उनको खींच के लाया गया। वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे, वो राजनीति के लिए अनफिट भी थे। बिल्कुल, और उन्होंने जो राजनीति की है सब अपने सहयोगियों के माध्यम से किए, उनके अपने कोई विचार नहीं है राजीव गांधी के। राजीव गांधी उनके सलाहकार बहुत से हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, मार्गदर्शन में उन्होंने काफी कुछ उस किया। समय, इसलिए उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। और आपातकाल एक ऐसा काल है जिसको भूलना तो मुश्किल है, लेकिन याद आती है ना तो शरीर में कपकपाहट छूट जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। अब भूलने की बात आपने कही, तो इसीलिए जो इस वक्त की जो सरकार है, उन्होंने जो ये लोकतंत्र पर जो हत्या हुई थी, लोकतंत्र की जो हत्या की गई, इमरजेंसी लागू की गई, उसके लिए एक दिवस मनाने की बात की, जो लोकतंत्र की हत्या दिवस, उसको भी 25 जून को अब मनाया जाने लगा है। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जो इस वक्त का दौर है, उनको बताने के लिए कैसे लोकतंत्र पर जो कुठाराघात किया गया था। सर सुरेश सर, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं और मैं आपके पास आता हूँ। ओवर टू यू सर। उस समय का माहौल, इमरजेंसी के पहले का माहौल, ऐसा वातावरण देश में बना दिया था जी कि कहीं किसी के घर में दो भाइयों में झगड़ा होता तो आरएसएस का नाम लगा दिया जाता था। जी, ये काम आरएसएस यानी बदनाम करने के लिए 70 सालों से आरएसएस को बदनाम करना ही कांग्रेस का काम रहा। जी, आज भी है, अब मैं छोटी सी 4 आज लाइन भी आरएसएस का बोलूंगा, नाम लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 लाइन बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, बोल दीजिए आप। नसबंदी के बाद देखो आरएसएस को कितना कहां तक ले गए हो। नसबंदी के बाद भी नेताजी के यहाँ बच्चा हुआ, नसबंदी के बाद भी नेताजी के यहाँ बच्चा हुआ। सुनने वालों को बड़ा अचंभा हुआ। नेताजी के खास समचे ने कान में कहा कि बॉस, कुदरत का अजीब खेल हो गया, क्या आपका ऑपरेशन फेल हो गया? बिल्कुल। नेताजी ने कहा बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, इसमें मेरे विरोधियों की घात है, हो न हो इस मामले में आरएसएस का हाथ है। ये अलग तरीके की आपने बात कह दी है, जो एक इसका कटाक्ष है, अलग कटाक्ष। अलग इंटरप्रिटेशन है, इसका अलग जो है कटाक्ष है। ठीक है, अपनी अब अपनी मैं बातें हैं। इमरजेंसी पे आता बिल्कुल हूं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। इमरजेंसी में आता हूँ। अच्छा जी, उस समय का वातावरण ऐसा था कि जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो मेरे साथ थी इतना झुंझुनू जिले की पिटाई, स्वयंसेवकों की जी। झुंझुनू जिले की पिटाई प्रदेश में चर्चित थी। इतना मारते थे, पुलिस का डंडा टूट जाता था, मेरे बाल खोस लिए थे। एक मेरे दोस्त हैं, वो अभी तक बहरे घूम रहे हैं। मतलब ये इस तरीके की प्रताड़ना थी उस प्रताड़ना बहुत ज्यादा झुंझुनू में दी गई जी। थी, लेकिन हम डिगे नहीं। और मेरी शादी को कुछ ही समय हुआ था जब मुझे गिरफ्तार किया। मेरा परिवार स्वाभाविक संस्कारी था। उस जी। समय मेरी बच्ची केवल, ये जो जया गौड़ है, जिला मंत्री है बीजेपी की फिलहाल, ये केवल कुछ महीनों की थी। उस पीरियड में न हमें मोह घर का रहा, न बच्चे पे रहा, न परिवार का रहा। देश का मोह देश रहा। का मोह था, क्योंकि वो संस्कार मेरे खानदान से मुझे मिले। जी ठीक है। बिल्कुल हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत देर से हम उनकी तरफ रुख करना चाह रहे हैं, सुधींद्र पटेल जी से, उनसे भी कुछ अनुभव जानना चाहेंगे। सर, चूंकि आप पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े रहे हैं, पत्रकारिता पर पहरा लगाया गया, दिल्ली की जो प्रेस लेन थी उसकी लाइट काट दी गई, और जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो अखबार था उसकी छतरी तक जो सेटेलाइट लगा था उसको भी जो है तोड़ दिया गया, काफी नुकसान किया 25 की गया। रात को ही 25 की रात में ही, और ये 2 दिन तक सिलसिला लगा रहा कि कभी भी कोई अखबार नहीं छप पाया। जो अखबार गलती से छप भी गए उनको रातों रात पुलिस पहुंच करके उनको अपने कब्जे में ले लिया। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें थी। तो उस समय उस जो दौर में पत्रकारिता के जो कुठाराघात किया गया, पत्रकारिता पर जो पहरा लगाएगा, उस पर आपसे हम उसी जानकारी दौर की बात कर रहा हूँ मैं, जी। जब पत्रकारिता पर पहरा लगा, और जी। ये सब शहरों में लगा था, ठीक खाली दिल्ली में नहीं। एक बहुत उल्लेखनीय बात कर रहा हूँ, उसमें प्री सेंसरशिप जब लग गया जी तो अखबारों को कहा गया कि अपनी संपादकीय में दिखा के आप छापेंगे। हाँ। ये किया गया। और उसका विरोध करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने संपादकीय खाली छोड़ दिया था। नहीं, वो तो शुरुआत में की गई, हाँ, बाद का सिलसिला मैं कर रहा ठीक हूँ। है। उसके बाद जब चलता रहा तो उस समय, तो मैं जब दैनिक सम्मान में था तो हमने इसका एक काट निकाला जी कि दिल्ली नवभारत टाइम्स में, वहाँ भी एक अधिकारी था जो पास करता था, उसने जो संपादकीय को पास कर दिया, उसी संपादकीय को हमने टाइप करा के हाँ। और बनारस के सेंसर अधिकारी को भेज दिया। ठीक है। उन्होंने उसमें लाल स्याही से करके कर दिया गया,
उसमें बाजी हुआ करते थे दिल्ली के मुख्य सेंसर अधिकारी। जी। हमने एक आदमी दौड़ाया, बाकायदा दिल्ली भेजा कि कौन वफादार है। दिल्ली वाले ने जिसको पास कर दिया उसको बनारस के सेंसर अधिकारी नापास कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ, आदमी चूंकि भेजा हमने और इसका प्रतिरोध किया, तीसरे दिन बनारस के वो सस्पेंड कर दिए गए। हाँ। तो बिल्कुल। एक मुद्दा ये था। एक बात और कर रहा हूँ मैं आपको, उसी समय आकाशवाणी में एक दुबे जी निदेशक हुआ करते थे आकाशवाणी के, ठीक है। उन्होंने एक गोष्ठी रखी ऐसी परिचर्या के लिए, तो हम दो मित्रों को बुलाया, हम दो को, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का आज़ादी। हमने कहा दुबे जी खतरा है, हम तो उसमें बोलेंगे नहीं, कंट्रोल में बोलेंगे नहीं, आप नप जाओगे। दुबे जी को आमादा थे वो भगत सिंह बनने पे, और सरकारी व्यवस्था में भी थे वो। हाँ, वो निदेशक थे आकाशवाणी वाराणसी के। तो खैर हमारा वो हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया जी। वो सस्पेंड हो गए। और ये सूचना के लिए आपको बना दूं, सस्पेंड हो गए तब तक मैं मीसा में बंद हो गया। बाद में पता लगा जब जनता पार्टी की सरकार आई, उनको बहाली करवाने में हमने बड़ी कोशिश करके की, चंद्रशेखर तक पहुंचे। भवानी प्रसाद मिश्र कभी हुआ करते थे जी। उनकी सिफारिश से। बाद में आपके जयपुर दूरदर्शन केंद्र में वो निदेशक बन के आए, दुबे जी, के.एन. दुबे। अच्छा अच्छा, ठीक उनका अंतिम कार्यकाल यही था जयपुर में। बिल्कुल। तो उस दौर में तकरीबन मैंने देखा कि 3800 जो अखबार थे, मतलब 3800 के करीब अखबारों को जो है बंद कर दिया गया था, उन पर सेंसरशिप लगाई। और तकरीबन 350 के करीब में जो अखबार थे उनके विज्ञापन तक रोक दिए गए, मतलब उनको किसी भी तरीके कोई विज्ञापन नहीं मिल रहा था। और 300 के करीब कुछ पत्रकारों को तो जेल में भी डाल दिया गया था, जिसमें रजत शर्मा की बात आती है। उन्होंने तो अभी हाल फिलहाल में अपने अनुभव भी साझा किए हैं, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मैं भी मारा और पीटा अखबार के गया। दफ्तर से घेर के गिरफ्तार हुआ था, मीसा में बंद किया गया था। जी। उसके पहले DIR में 2 बार बंद किया। DIR में तो हो जाती थी, लेकिन मीसा में जमानत नहीं होती। जमानत उसमें नहीं, इसमें पैरोल होता था, जी। जिसमें सीधे सीधे आपको माफी मांगनी पड़ती थी कि हम राजकाज में करेंगे नहीं, ये तो संभव ही नहीं था। तो ये सिलसिला था, लेकिन उस समय ये हुआ तमाम अखबारों के साथ। जी, इमरजेंसी के टाइम में जब इमरजेंसी लगी और जब हम जेल गए, उसके बीच की एक घटना मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। उस समय मैं धन प्रकाश जी त्यागी, जिनका मैंने नाम लिया, वो मेरे साथ ही रहते थे। जो प्रांत के संगठन मंत्री थे भारतीय मजदूर संघ के, वो मेरे साथ ही रहते थे। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो संघ कार्यालय है गोपाल जी के रास्ते के कोने पे था जी। भारतीय भवन, वहां पर जो सामान रखा है वो सामान अपने को लाना है। ठीक है। मैंने कहा कैसे क्या लाएंगे भाई साहब, बाहर तो पुलिस पड़ी है, बाहर तो 50, 60, 70 पुलिस का बल पड़ा है, पूरा वही सोता है, वही रहता है, सब कुछ वही करता है, वहां से कैसे ला सकते हैं। तो उन्होंने हम 4 लड़कों की टीम बनाई, बना करके संघ कार्यालय के उस तरफ एक रमेश जी कंपाउंडर रहते थे जी। उनको कहा, तो उनकी तरफ एक दरवाजा था उस वस्तु भंडार का, जिसमें सारा सामान, बहुत लंबा चौड़ा सामान बंद था। तो वहां से हमने वो दरवाजे को खोला, तोड़ा, और वहां से अंदर गए हम 8-4 लोग, और सभी के जितना भी सामान था सबके पैकेट बनाए। पैकेट बना करके उसमें भी हमको 22 घंटे लगे थे जी। 2 दिन तक हमने वो काम किया, और 22 पैकेट बनाकर लाए, और सीढ़ियों से लाके नीचे डायमंड प्रिंटिंग प्रेस थी जी। वो डायमंड प्रिंटिंग प्रेस के हॉल में वो सारे बट्ठर रखे। दूसरे दिन धन प्रकाश जी, तीसरे दिन धन प्रकाश जी ने किसी आदमी को भेजा, वो मेटाडोर 3 पहिए वाला, पहले 3 पहिए वाला मेटाडोर चलता था, उस 3 पहिए वाले मेटाडोर में 3-4 भर के हमने वो पहुंचाया। ऐसा करते करते ही एक बार जब मैं छपी हुई सामग्री लेकर के तिपोलिया से निकल रहा था, तो पुलिस वाले की नजर मुझे पड़ गई, और उसने मुझे कहा कि इस बैग में क्या है। तो पहले तो मैंने सुना ही नहीं, बिल्कुल अनजान कर दिया, अनजान बन गया मैं। अनजान बनने के बाद में फिर भी वो बरसात थोड़ी थोड़ी आ रही थी, और पुलिस ने हाथ दिया हुआ था, उसमें लाइट तो थी नहीं, पुलिस ने हाथ दिया हुआ था। तो जैसे वो पुलिस ने हाथ हटाया, मैंने स्कूटर लेके दौड़ाया, पीछे पीछे पुलिस लगी, इस तरीके से पीछे पीछे मोटरसाइकिल से पुलिस लग गई मेरे पीछे। बहुत 4-5 घंटे में इधर उधर गली में घूमता। मतलब इस तरीके से जो पत्रिकाएं थी, जो अवेयरनेस का काम आप लोग कर रहे थे, कितना ज्यादा पेचीदा हुआ करता था उस दौर में। अभी जिस तरीके से अभी आपने पटेल साहब आपने जिक्र किया, मीसा की बात की, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एक्ट जो था, उसके अलावा DIR भी था, डिफेंस और जो इसका रेगुलेशन था। तो इस तरीके से ये जो कानून बनाने की बात कही कि ये क्यों बनाया गया, इसके तहत ही आप लोग को गिरफ्तारी की जा रही थी, उस समय ये इसका क्या महत्व था?
महत्व तो क्या था, ये तो अत्याचार था, महत्व तो नहीं था, लेकिन ये तो उसमें रूल्स नहीं था कि इमरजेंसी लगेगी तो क्या क्या होगा, तो उसके तहत था ये उसके तहत क्या क्या चीज़ें प्रतिबंधित होंगी, क्या होगा, ये होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ तब भी प्रतिरोध की ताकतें इतनी हम प्रबल थे, हम रणभेरी निकालते थे। इसका महत्व क्या था वो बताता हूँ मैं आपको। रणभेरी जो DIR एक्ट है ना, उस DIR एक्ट में अरेस्ट नहीं किया लोगों को, CRPC में किया हमको। CRPC क्रिमिनल एक्ट में आपको हाँ, क्रिमिनल एक्ट में CRPC की धारा 15, 51, 17 ऐसी इन धाराओं में हमको अरेस्ट किया। इसलिए इन धाराओं का उस जमाने में कोई मतलब ही नहीं था। हमने जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया हमको, तो हमने कहा भाई हमने क्या ऐसा काम किया जिससे आपने हमको पकड़ा, जिसने आपने धाराएं लगाई। तो कहता है ये कोई धारा नहीं है। तो मैंने कहा तुम भी कुछ नहीं हो, बेवकूफ हो, गधे हो, पागल हो। बिल्कुल। तो इस तरह की बात हमने उनको कही सामने। और हम जो बात करें सर, उसके बाद में अगर ये कालखंड पूरा अगर देखते हैं तो उसके बाद तत्काल बाद जो चुनाव हुए, अगर हम फिर से आगे उस पर बात करते हैं, तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी और इंदिरा गांधी अपने पद से हट गई। तो क्या कुछ वजह रही इनको देखते हुए, जनता ने जो वोट किया, क्या कुछ पर्सपेक्टिव उसके बारे में सर जानेंगे? मैं उसमें दो बड़े कारण रहे हैं जी। एक तो नसबंदी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण रहा है। यदि आप देखेंगे जो अपेक्षित असर होना चाहिए था वो दक्षिण में नहीं हुआ जी। उस इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ वो अपेक्षित असर दक्षिण में नहीं हुआ, वहाँ इस प्रकार का नहीं हुआ था। यहाँ तो जैसे इन्होंने ये कहा टारगेट ओरिएंटेड कर दिया गया कि इतना करना है, इतने नसबंदी करने हैं, तो लोग जबरदस्ती जो सारी चीजें सामने आई गई उसका असर बहुत प्रबल हुआ जी। आंदोलन में तो इस देश में अभी ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है बहुत सुचारू रूप से ही चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्रतिरोध की ताकतें जो हैं उनको दबाने का जो तमाम तरीका हथकंडा हुआ करता है सत्ता के पास, वो सब समय एक जैसे ही मामला होता है, ठीक है ना। इसमें कोई फर्क नहीं है, पूरी दुनिया का इतिहास है, अपना भी अलग से नहीं है। बिल्कुल सुरेश जी, इस पूरी घटनाक्रम में एक जो सबसे बड़ा नाम उभर करके आता है जिसकी वजह से जो इमरजेंसी लगाने की ये नौबत आ गई, वो है राजनारायण। 1971 के चुनाव में जब वो लड़ रहे थे, हालांकि उनके सामने इंदिरा गांधी के सामने वो रायबरेली से चुनाव हार गए, लेकिन जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था उस बात को लेकर के वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, याचिका दायर की और उसी फैसले की वजह से वो हटाया गया। राजनारायण की क्या कुछ भूमिका आप इस पूरे इमरजेंसी के दौर में मानते हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे। राजनारायण जी समाजवादी आदमी थे। हाँ, समाजवादी नेता थे और वो रियल में ही नेता थे, ठीक है। जो गांधी के जो भावना थे, विचार थे, उनके अनुरूप ही वो थे, या लोहिया जी से बड़े प्रभावित थे। हाँ। तो राजनारायण जी, इंदिरा जी ने ये सोचा कि मामूली आदमी है, हमें क्या, सही भी था, अगर वो सही तरीके से लड़ती तो भी जीत जाती, ठीक है, ऐसी मेरा विचार है। लेकिन उन्होंने पूरी मशीनरी जो कपूर करके एक वो थे सेक्रेटरी थे उनको भी इलेक्शन, यशपाल कपूर जी, उनको अपना इलेक्शन एजेंट बनाना और ये बनाना, ये सब सरकारी दुरुपयोग उन्होंने बहुत जबरदस्त किया। और उस समय न्यायाधीश थे, बड़े ईमानदार थे, जगमोहन सिन्हा, बाद में मिनिस्टर है। उसमें थोड़ी दो लाइन बता दूं? हाँ सर, आप तो उस समय इमरजेंसी से मुझे एक बड़ा कुछ फायदा हुआ। जेल में था तो मेरा काव्य अच्छा वो वहीं से शुरू हुआ। क्या बात की सर, बिल्कुल आपको मंच मिला है, आप अपनी बात कहें। 4-5 गीत मेरे उस समय लिखे गए थे, जो एक गीत मेरा जो मैंने लिखा था वो करीब सब जेलों में गाया जाता था, इतना लोकप्रिय हुआ। इलाहाबाद के हाई कोर्ट में खड़ी खड़ी लजरा को जगमोहनियों कह के इंदिरा रो पड़ी। इलाहाबाद के हाई कोर्ट में खड़ी खड़ी लजरा को जगमोहनियों कह के इंदिरा रो पड़ी। और आस नहीं थी सपने में भी होगा जो ये हाल मेरा, अच्छा होता कुछ कर पाता खास बंसी लाल मेरा। और बिलख बिलख आंसू से धरती दो पड़ी,
लजरा को जगमोहनी कह के इंदिरा रो। बड़ी बहुत क्या बड़ी बात है। है, कितनी बड़ी पंक्तियां आपने कह दी और इस तरह बात करके उस दौर में सर जो सबसे बड़ी बात थी, जो राइट टू लाइफ था, ये हमारा अधिकार है कि हमें जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन कर दिया गया था। तो ऐसे में सर मैं आपसे, गोयल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि सस्पेंड, क्या आपको लगता है इमरजेंसी में इस तरीके के जो हमारे राइट्स होते हैं उनको सस्पेंड कर देना ही एक समाधान होता है? ये तो मूल अधिकार जो है जी ये तो किसी भी तरीके से कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। जी लोकतंत्र के आधार बिंदु है ये। और इंदिरा गांधी ने जो किए थे वो तो मैंने बताया आपको, हिटलरशाही थी वो। उसको, संजय गांधी को, इनको किसी के लोगों की चिंता थी नहीं ना। उन्होंने इस राइट को राइट ही नहीं समझा। इसको क्या, किसी चीज को राइट नहीं राइट समझा जी। जो चाहा वो किया। बताइए, हेमा मालिनी, किशोर कुमार, इनके गानों को बैन कर दिया। इनको कह दिया तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते। लता मंगेशकर पे भी एक बार आंच आ गई थी। तो ये जो काम इन्होंने किए हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, जिनके लिए कि कभी कोई भी सरकार किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर सकती, उसको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो इसलिए उस समय कानून क्या होता है और कानून के अनुसार क्या होना चाहिए, इस पर तो कोई बात ही नहीं थी। उनको जो मर्जी आती वो करते थे। इंदिरा गांधी ने जो मर्जी आए वही किया। अब नाबालिग को भी अरेस्ट कर लिया जी। हमारे आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे नाबालिग हैं जिनको पेंशन मिल रही है, उस समय नाबालिग थे। अब उन नाबालिगों को भी अरेस्ट कर लिया। तो मतलब इस तरीके से काफी कुछ चीजें निकल करके आई। अगर इमरजेंसी की हम बात की, घटनाक्रम की बात करते हैं, तो इमरजेंसी का जो देश की लोकतंत्र थी उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, जो हम आज के अगर परिप्रेक्ष्य में भी जानना चाहें तो? आज के परिप्रेक्ष्य में तो अब उसको तो काला दिन कहते हैं, हत्या कहते हैं। तो आज के तारीख में तो उसको लोग बाग एकदम से भूल जाना चाहते हैं। उसका तो प्रभाव ऐसा है कि वो दुनिया में वापस, सरकार उसको भूलने नहीं दे रही है। संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, वो कांग्रेस को नहीं भूलने दे रही। हर 25 कांग्रेस को नहीं भूलने दे रही। वो कांग्रेस को साथ में इस कलंक को जोड़ रही है जी, ताकि कांग्रेस इस देश में राज ना कर सके। इसलिए बाकी ये इसका पीछा इसलिए नहीं छोड़ रही कि कानून व्यवस्था की बात हो। कानून व्यवस्था उस समय थी नहीं भाई साहब, बिल्कुल ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से सुधेंदु जी, अभी मैंने, शर्मा जी ने एक जिक्र किया जगमोहन सिन्हा की, जो समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो जज हुआ करते थे, उस समय इमरजेंसी के दौर में न्यायालय को भी सेंसर करने की कोशिश की गई। कई सारे, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कई सारे जो जज थे उनको सुपरसीड करते हुए अपने जजों को वहां पे सेट किया गया और उसके बाद में फैसले अपने मनमाफी किए गए। न्यायालय की भूमिका को आप इमरजेंसी में कैसे देखते हैं? तो सबसे बड़ा उदाहरण राजनारायण जी का है। राजनारायण जी ने जब रीट किया तो हम तो चूंकि उसी समाजवादी विधानसभा में थे, राजनारायण जी हमारे नेता हुआ करते थे। और राजनारायण जी के बारे में एक चीज और जान लीजिए आप कि वो मदन मोहन मालवीय के प्रिय शिष्यों में रहे हैं। ठीक है, राजनारायण जी। तो राजनारायण जी ने इसका किया तो उसमें पार्टी के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि खामखा में जो है इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन राजनारायण जी अड़े रहे। और मैं गवाह हूँ कि किस तकलीफ में भी, हालांकि वो उनका गढ़ जो है, गढ़ गंगानगर कहा जाता था, वो बड़े संपन्न परिवार से हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था जी। तो उस समय कितने संघर्ष के साथ मुकदमे में चंदा लेके जुटा के मुकदमा लड़ा गया। मदद नहीं करते थे लोग, नहीं मदद करते थे जी। विश्वास नहीं लोगों को नहीं था। जब हुआ, फैसला आ गया, तो इमरजेंसी का सबसे बड़ा कारण वो एक महत्वपूर्ण वही आया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल शर्मा जी, जिस तरीके से जो जयप्रकाश नारायण की बात आती है, जब वो छात्र आंदोलन से इस पूरे प्रक्रिया में निकल करके आए और 25 जून को जब ये आपातकाल घोषणा की गई, तो इंदिरा गांधी ने एक बयान दिया, उसमें ये भी कहा कि एक जना है जो देश में सरकारी सिस्टम को या सेना को ये कहता है कि अगर आपको सरकार की तरफ से कोई आपको अगर आदेश मिलते हैं तो अगर आपको उचित लगे तो आप उसको मानिए, अन्यथा ना मानिए। तो ये जो एक जना था, दरअसल वो जेपी को कह रहे थे, जयप्रकाश नारायण को कह रहे थे, जो 29 जून को एक बड़ी सभा करने वाले थे दिल्ली में। पूरा विपक्ष एक हो रहा था, वो लोग ये कह रहे थे कि इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग कर रहे थे डट करके।
उसी खतरे को भांपते हुए जो इंटेलिजेंस टीम की रिपोर्ट थी कि अब बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होंगे और जिसको मतलब हटाने के लिए यूं कहे कि उस चीज को पूरा जो आंदोलन था उसको मिटाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी की ये चीजें शुरू की। तो सर इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे आप? देखिए कई कारण इसमें रहे। जी मूल कारण तो अपनी गद्दी बचाने का ही था। ठीक है। यानी गांधी नेहरू परिवार अपने आप को सर्वोच्च मान रहा था, जो वो कह दिया वही तो कानून था जी। और जो वो चाहते थे वही होता था। तो उन्होंने बैठ के एक निर्णय किया, एक मीटिंग हुई उनकी गुप्त, उसमें ये कहा गया कि हम किस तरह से ये कावट वगैरह से झंझट से हटके और किस तरह हमें अपना राज कायम बना रहे हैं। तो इसलिए एक दलीय सरकार चाइना की तरह उनकी मेन योजना वो थी इमरजेंसी के मूल में। जी ये तो था ही, गद्दी वाला तो था ही, गद्दी बचाना मूल में थी कि चाइना की तरह एक राष्ट्रीय दल की शासन हो और हमारा वो बना रहे। ठीक है। और उसमें क्योंकि न्यायालय भी वही होता है, जो वो कहते हैं वही न्याय होता है। ठीक है। और ये हमने इमरजेंसी में देखा। और डिक्टेटरशिप में यही होता है कि जो मुख से निकली बात है वही सबसे बड़ा न्याय है, वही सबसे बड़ा निर्णय है। तो बिल्कुल सुधेंदु जी, जिस तरीके से जब इमरजेंसी खत्म हुई 21 मार्च 1975 को, उसके बाद में चुनाव में जनता पार्टी जीत करके आई, जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई जी। उसके बाद की अगर हम बात करते तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिले और 44वां संशोधन भी किया गया, क्या कुछ बातें उसमें निकल करके आई सर आप उसके? नहीं, बदलाव तो देखिए, इमरजेंसी में भी कहा जाता था कि अनुशासन आ गया, फलाना आ गया, दिखाना, लेकिन रेलगाड़ियां टाइम से चल रही हैं, कार्यालयों में काम अनुशासन के तौर पर अच्छे से चल रहा है, ये सारी दलीलें दी गई थी, चलने भी लगी थी। लेकिन मुश्किल था उसमें कि रिस्क बढ़ गया था, तो घूस का रेट भी बढ़ गया था जी। जो काम रेल में 100 रुपये में, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 100 रुपये में हो जाता था, वो 200 रुपये में होने लगा था। ठीक है। ये काम भी हुआ था, इसको इनकार नहीं कर सकते आप कि रिस्क बढ़ गया था तो रेट बढ़ गया था। धीरे धीरे माइल्ड होता गया, बाद में तो उसका कोई असर ही नहीं रहा। लेकिन जो चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं आप जी, उसमें 2 साल में जनता पार्टी की सरकार सब मिलकर जो लोग झेले हुए थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो तत्काल जगजीवन राम जैसे बहुत सारे लोग बाद में आ गए थे, ठीक है ना, जैसे जी जी, वो प्रक्रिया अब भी देश में चल रही है कि कौन कब किस पार्टी में चला जाएगा पता नहीं, ये तो ठीक है ना। हमेशा से ही तो ये प्रवृत्ति, लेकिन मूल में एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। जब देश आज़ाद हुआ तो पहली बार इस सामंतशाही का जो देश मानसिकता थी, हाँ। उसका कोई लोकतांत्रिक प्रशिक्षण इस देश में नहीं हुआ, ठीक है ना। और एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, ग्वालियर से विजयराजे जी सिंधिया, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी। डॉक्टर लोहिया ने, वहाँ एक महारानी थी, उनके खिलाफ एक मेहतरानी को खड़ा किया, सुखो देवी को जी। लोहिया को कहा गया कि पागलपन है, महारानी के सामने इनको खड़ा करे, ये क्या जीत, तो मुझे पता नहीं जीतेंगे, लेकिन लोगों को पता लगेगा कि देश आजाद होने के बाद लोग क्या फर्क पड़ा जी, वो काल और अब डिफरेंस पता लगे। इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण इस आपातकाल के बाद तमाम दलों ने मिलकर, सारे दल शामिल थे उसमें, किसी ने भी नहीं किया, कोई प्रक्रिया नहीं चली। नतीजा था कि 2 साल बाद फिर इंदिरा गांधी वापस आई। ठीक है, बिल्कुल। तो ये इस तरीके से चीजें थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये जो चर्चा है, हमारी घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं, हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। तो जल्दी से हम आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। सुरेश जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के, इमरजेंसी को लेकर, कुछ बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखें। ये मेरे कहने की क्या, सभी जानते हैं इतिहास का काला अध्याय है जी। भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस को बुलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, ये तो इतिहास में अमिट हो गया। कोई भी सरकार आए, कोई भी तंत्र आए, इस काले युग को, इस काले समय को, इस काले दिन को कोई नहीं भूल सकता कि लोकतंत्र पे एक ऐसा धब्बा लगा था और ऐसा गहरा धब्बा था जो मिट नहीं सकता। बिल्कुल। खेमराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं जो सोचता हूँ कि जो इमरजेंसी लगी और इसमें जो हिटलरशाही या जो भी कुछ हुआ, उसका परिणाम नरेंद्र मोदी है जी। उस समय जिस गवर्नमेंट ने दुनिया भर का काला काम किया, बेकार काम किया, कानून कायदे ताक में रख दिए, सब कुछ किया, वो जो प्रवृत्ति थी
2 साल बाद वापस आई और तब से लेकर के अब तक उस प्रवृत्ति के अंदर बढ़ोतरी होती रही जी। और होते होते देश के नाक तक पानी आ गया। और उसके बाद में 2014 को जब नरेंद्र मोदी आए तब इस देश के अंदर लोकतंत्र का सही मायने में पटाक्षेप हुआ। ठीक है। और जो लोकतंत्र का जो काला अध्याय था, हाँ। उसका 75 का जो असर है वो 2014 तक रहा। 14 तक दुनिया भर का भ्रष्टाचार, दुनिया भर का काला काम, दुनिया भर की तानाशाही। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां बदली और उसके बाद में जो चीजें सुचारू रूप से चलती रही, डेवलपमेंट या फिर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो आज हमारे सामने है। बिल्कुल सुधेंदु जी, हम आपसे भी फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्य चीज ये घटनाक्रम नागरिक अधिकारों का जब भी हनन हो जी, उसका प्रतिकार होना चाहिए और उसका प्रशिक्षण नौजवानों को अब की पीढ़ी में। अब ये अचानक कहना कि 2014 के बाद स्वर्ग उतर आया है, ये भी अतिशोक्ति है, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसे अचानक नहीं खत्म होती। तमाम चीजें आपका अचानक लोग भ्रष्ट बनना, तमाम उदाहरण है जिसमें क्या बहस करेंगे कि तो इस पे तो एक अलग ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं हो गया कि सब कुछ सही हो गया है। आज का ये विषय बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो तो ये ना- दोस्तों बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे मूल है पहले कि तो- नागरिक अधिकारों का जी। हनन जब भी हो उसका प्रतिकार होना चाहिए, किसी भी सूरत में होना चाहिए। जी जी। सुधेंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो अपने अनुभव को साझा किए, पत्रकारिता के दौर से आप जुड़े रहे, आपने अनुभव किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और खेमराज जी, आपने भी जो अपने उस दौर के जो अनुभव, जो चीजें थी ग्राउंड लेवल पर, वो हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो 25 जून की जो रात थी उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से जो आने वाले जो इतिहास होता है, इतिहास से हमेशा सीखने की जरूरत होती है कि जो अतीत में जो गलतियां हुई हैं वो भविष्य में कभी ना हो। इसका मेन मकसद यही होता है। और ये जो दिन है, इसको मौजूदा सरकार ने 25 जून को एक संविधान हत्या दिवस के नाम दिया है, और यह हर साल मनाया जाएगा। और इस देश को बताया जाएगा कि कैसे एक तानाशाह ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया था, हमारा जीवन जीने का अधिकार छीन लिया था, मौलिक जो अधिकार थे हमारे उनको भी छीन लिया था, और प्रेस की आजादी पर पहरा लगा दिया था। इस तरीके की थी इमरजेंसी। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा में, इस मुद्दे में, जो हमारा आज का मुद्दा था, और इस डिबेट में इतना ही। अगले अंक में ऐसे किसी मुद्दे के साथ, ऐसी किसी पैनल के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।